मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित यह उपन्यास अपने समकालीन बेहतरीन उपन्यासों में एक है। मैं अब तक उपन्यास माँ के भाग 17 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 18 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उस दिन शाम को जब यूक्रेनी बाहर गया हुआ था, माँ लैंप जलाकर मोजा बुनने लगी, पर शीघ्र ही उठकर थोड़ी देर तक वह कमरे में निरुद्देश्य सी घूमती रही। फिर रसोई में जाकर उसने बाहर का दरवाजा बंद किया और भौंवें चढ़ाती हुई कमरे में लौटी। खिड़की पर पर्दा गिराकर उसने अलमारी में से एक किताब निकाली, फिर मेज पर बैठ गई। उसने और सभी ओर नजर दौड़ाकर किताब पर ध्यान केंद्रित किया। उसके होठ हिलने लगे। बाहर से जरा से भी आवाज आती तो वह चौंक पड़ती और किताब को दोनों हाथों से ढककर कान लगाकर सुनने लगती। थोड़ी देर बाद वह फिर आंखें खोलती और मुदती हुई कुछ बुदबुदाने लगती। ल से लट्टू, ब से बकरी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ चौंक कर खड़ी हो गई और जल्दी से फिर किताब अलमारी में रख दी। कौन है? उसने भयातुर स्वर में पूछा। मैं हूं। रिबिन दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ अंदर आया। पहले तो कभी नहीं पूछती थी कौन है, उसने कहा। अकेली ही हो? मैंने सोचा था शायद यूक्रेनी होगा। आज उसे देखा था। जेल जाने से उसे कोई नुकसान तो हुआ नहीं। वह बैठ गया और माँ को संबोधित करके बोला, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसने माँ को बड़ी अर्थपूर्ण और रहस्य भरी दृष्टि से देखा, जिससे माँ के हृदय में एक अस्पष्ट सा भय उत्पन्न हुआ। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया। पैदा होने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मरने के लिए पैसे की जरूरत होती है, किताबों और पर्चों के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। भला तुम जानती हो इन किताबों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानती। माँ ने इस सवाल में कुछ खतरनाक चीज महसूस करते हुए धीरे से उत्तर दिया। मेरी भी समझ में नहीं आता। और दूसरा सवाल है कि इन्हें लिखता कौन है? पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, रिबिन ने कहा, और उसका दाढ़ी वाला चेहरा कुछ तनावपूर्ण और लाल हो गया। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग ये किताबें लिखकर हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये किताबें अमीरों के खिलाफ लिखी होती हैं। तुम ही बताओ कि इसमें क्या तुक है कि वे आम लोगों को अपने खिलाफ भड़काने के लिए ही अपना पैसा खर्च करें? बोलो। माँ ने आंखें झपकाते हुए भयभीत होकर ऊंची आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? आहा, रिबिन ने कुर्सी पर भालू की तरह हिलते डुलते हुए कहा, यही तो बात है। मेरे मन में भी जैसे यह विचार आया, हर चीज पर जैसे ओस पड़ गई। तुम्हें कुछ पता लगा? धोखा? रिबिन ने उत्तर दिया। मैं समझता हूं हमें धोखा दिया गया है। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, मगर यह है धोखा, सरासर धोखा है। तुम्हारे अमीर लोग बड़े चालाक हैं। मैं तो सच बात का पता लगाने के फेर में रहता हूं। अब मैं सच्चाई को समझने लगा हूं और अब मैं इन अमीरों का साथ हरगिज नहीं दूंगा। जब भी उनका जी चाहेगा, वे अपना रास्ता बनाने के लिए मुझे गिराकर पुल की तरह इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। उसके शब्द माँ के हृदय को एक शिकंजे की तरह कसते जा रहे थे। हे भगवान, माँ ने व्यथित स्वर में कहा, क्या यह हो सकता है कि पावेल इस बात को समझता नहीं? और वे सब लोग जो भी उसकी आंखों के आगे योगोर निकोलाई इवानोविच
और सासा के गंभीर चेहरे घूम गए, जिनसे लगन और ईमानदारी टपकती थी। उसका दिल धड़कने लगा। नहीं नहीं, उसने सिर हिलाकर कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकती। वे लोग ईमानदार हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? रिविन ने विचारमग्न होकर पूछा। वे सब के सब, उनमें से एक एक मैं देख चुकी हूं। मां, तुम ठीक जगह पर नहीं देख रही हो, और आगे देखने की कोशिश करो। रिबिन ने सिर झुकाकर कहा। वे लोग जो हमारे साथ आए हैं, मुमकिन है वे खुद ही कुछ न जानते हों। वे यह विश्वास करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुमकिन है कि उनके पीछे दूसरे लोगों का हाथ हो। ऐसे लोगों का जिन्हें केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रहता है। बिना किसी कारण के तो कोई आदमी अपना दुश्मन नहीं हो जाता। फिर उसने एक किसान के अड़ियल विश्वास के साथ कहा, अमीरों से हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? मां ने पूछा। उसे फिर शंकाओं ने आ घेरा था। मैं? रिबिन ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर कुछ देर रुक कर कहा, हमें अमीरों से दूर रहना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं। वह फिर चिंतामग्न होकर चुप हो गया। मैं चाहता था कि मैं भी अपने साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ूं। मैं इस काम के लिए बिल्कुल ठीक हूं। मैं जानता हूं कि लोगों से क्या कहना चाहिए, पर अब मैं जा रहा हूं। मेरा विश्वास टूट गया है, इसलिए मुझे अलग ही हो जाना पड़ेगा। उसने सिर झुका लिया और विचारों में डूब गया। मैं अकेला गांव और देहातों में जाऊंगा और लोगों में जागृति पैदा करूंगा। उन्हें अब खुद ही कुछ करना होगा। एक बार जहां वे समझ गए, वे कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। उन्हें समझाना मेरा काम है। वे केवल अपने से ही उम्मीद लगा सकते हैं। उनका अपना दिमाग ही उनके काम आ सकता है। मां को इस आदमी पर तरस भी आ रहा था और उसकी तरफ से डर भी लग रहा था। और वही आदमी जो अब तक उसे बुरा लग रहा था, अब न जाने क्यों उसे बहुत प्यारा लगने लगा। वे तुम्हें पकड़ लेंगे, मां ने धीमे स्वर में कहा। रिबिन ने मां की तरफ देखा। पकड़ तो लेंगे, लेकिन जब वे मुझे छोड़ेंगे, मैं फिर अपना काम शुरू कर दूंगा। किसान खुद तुम्हें पकड़कर बांध देंगे। वे तुम्हें जेल में डलवा देंगे। मैं सजा काट कर बाहर आ जाऊंगा और फिर अपना काम शुरू कर दूंगा। जहां तक किसानों का सवाल है, वे मुझे एक बार बांधेंगे, दो बार बांधेंगे, फिर वे खुद ही समझने लगेंगे कि मुझे बांधने से अच्छा है कि मेरी बात सुने। मैं कहूँगा, मेरी बात न मानो, मगर सुन तो लो। और वे अगर सुनेंगे तो मानेंगे भी। वह धीरे धीरे एक एक शब्द को तौल तौल कर बोल रहा था। इधर कुछ दिनों से मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और दो एक बातें सीखी भी हैं। मिखाइलो इवानोविच, तुम अपने आप को इस तरह मिटा दोगे। मां ने बहुत उदास स्वर में सिर हिलाते हुए कहा। वह अंदर को धसी हुई काली आंखों से मां को घूरता रहा, मानो कुछ पूछ रहा हो, मानो कुछ उत्तर पाने की आशा कर रहा हो। उसका गठा हुआ शरीर आगे की ओर झुका हुआ था। अपने हाथों से वह कुर्सी का तख्ता मजबूती से पकड़े हुए था और उसकी काली दाढ़ी के घेरे में उसके सांवले चेहरे का रंग फीका सा नजर आ रहा था। याद है ईसा मसीह ने बीज के बारे में क्या कहा था? दोबारा पैदा होने के लिए उसे मरना पड़ता है। मगर मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। मैं बड़ा खुर्राट हूं। वह अपनी कुर्सी पर कसमसाया और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। चलकर कुछ देर भटियार खाने में बैठता हूं। उक्रेनी के आने की तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। फिर वही पुराना काम कर रहा है। हाँ, मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अच्छी बात है। आए तो कह देना कि मैं आया था। वे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रसोई में गए। वे बिना एक दूसरे की तरफ देखे बातें कर रहे थे। अच्छा, तो मैं चलता हूं। अच्छी बात है। तुम फैक्ट्री में कब नोटिस दे रहे हो? नोटिस तो मैंने दे दिया है। जा कब रहे हो? कल। बहुत सवेरे ही चला जाऊंगा। अच्छा, सलाम।
अनमने भाव से लड़खड़ाता हुआ रिबिन झुककर दरवाजे से बाहर बरामदे से निकल गया। एक क्षण तक माँ खड़ी उसके भारी कदमों की चाप सुनती रही और उसके हृदय में जो शंकाएं उठ रही थीं उन पर विचार करती रही। फिर वह चुपचाप मुड़ी और दूसरे कमरे में जाकर उसने खिड़की पर से पर्दा हटा दिया। बाहर अंधकार छाया हुआ था। रात में ही तो जीती हूं, मां सोचने लगी। उसे उस गंभीर किसान पर तरस आ रहा था। कितना हट्टा कट्टा और बलवान था वह। अंद्रेई घर लौटा तो बहुत खुश था। मां ने उसे रिबिन के बारे में बताया। जाकर उसे गांव में न्याय न्याय चिल्लाने दो और लोगों में जागृति पैदा करने दो, अंद्रेई ने कहा। हमारे साथ उसका चलना मुश्किल ही था। उसके दिमाग में किसानों के विचार कूट कूट कर भरे हैं। हमारे विचारों के लिए उसके दिमाग में जगह ही नहीं है। वह अमीरों की बातें कर रहा था। वह जो कुछ कह रहा था उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। मां ने बड़ी सतर्कता से कहा, सावधान रहना, कहीं वे तुम लोगों को बेवकूफ न बनावें। तुम उनके कारण परेशान हो? उक्रेनी हंस पड़ा। हाँ मां, पैसा, काश हमारे पास पैसा होता। हम लोग अभी तक दूसरों के पैसे से काम चला रहे हैं। जैसे निकोलाई इवानोविच को महीने में 75 रूबल मिलते हैं, उसमें से वह 50 रुपये हमें दे देता है। यही हाल दूसरों का है। कभी कभी यूनिवर्सिटी के छात्र जिन्हें खुद भरपेट खाने को नहीं मिलता, एक एक कोपेक चंदा करके हमें कुछ पैसे दे देते हैं। अमीर लोग भी हर तरह के होते हैं। कुछ साथ छोड़ देते हैं, कुछ धोखा दे जाते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छे होते हैं वे पूरी तरह हमारे साथ आ जाते हैं। उसने जोर से ताली बजाई और दृढ़ विश्वास के साथ कहता रहा, हमारी अंतिम विजय का दिन तो अभी दूर है, बहुत दूर। फिर भी अब का मई दिवस हम छोटे छोटे पैमाने पर जरूर मनाएंगे। माँ, तुम देखना, हम किस शान से यह दिन मनाएंगे। रिबिन ने माँ के हृदय में जो शंकाएं उत्पन्न कर दी थीं वे अंद्रेई के उत्साह से दूर हो गईं। उक्रेनी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ और फर्श की तरफ घूमता हुआ इधर उधर टहलता रहा। कभी कभी हृदय भावनाओं से इतना भर जाता है कि असह्य हो जाता है। जहां भी जाओ हर आदमी अपना साथी नजर आता है। सबके सीनों में वही ज्वाला धधकती रहती है। सब बड़े नेक, उदार और प्रसन्नचित्त मालूम होते हैं। एक दूसरे को समझने के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ी मंडली का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें हर आदमी का हृदय अपना गीत गाता है और ये सब गीत छोटी छोटी धाराओं की तरह आकर एक नदी में मिल जाते हैं और फिर यह नदी उन्मुक्त प्रवाह के साथ चौड़ी होती हुई नए जीवन के उल्लास में सागर में जा मिलती है। इस भय से कि उसके विचारों की श्रृंखला और वाणी का प्रवाह कहीं भंग न हो जाए, माँ बिल्कुल निश्चल बैठी थी। माँ जितने ध्यान से उसकी बात सुनती थी उतने ध्यान से किसी और की बात नहीं सुनती थी। वह दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सीधे साधे ढंग से बोलता था और उसके शब्द जाकर सीधे हृदय पर लगते थे। पावेल कभी भविष्य के बारे में बातें नहीं करता था, पर उक्रेनी तो आंशिक रूप से हमेशा भविष्य में ही रहता था। जब वह बोलता तो वह पृथ्वी की समस्त जनता के भावी महापर्व का उल्लेख करता और भविष्य की यही कल्पना थी जिसने माँ के जीवन को और उसके बेटे तथा उसके बेटे के सभी साथियों के काम को सार्थकता प्रदान कर दी थी। फिर सहसा कल्पना का यह संसार चकनाचूर हो जाता है। उक्रेनी सिर हिला हिलाकर कहता रहा और चारों तरफ हर चीज नीरस और गंदी दिखाई देने लगती है। हर आदमी झुझलाया और थका हुआ दिखाई देता है। उसके स्वर में उदासी थी। लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं उसमें तकलीफ होती है, लेकिन उनसे डरना जरूर चाहिए और मैं तो कहूंगा कि उनसे घृणा भी करनी चाहिए। हर आदमी के दो रूप होते हैं। हम पूरे मनुष्य को प्यार करना चाहते हैं,
पर यह कैसे हो सकता है? हम पर जंगली जानवरों की तरह हमला करने, हमारी जीवित आत्मा को न देखने और हमारा मानवीय रूप नष्ट कर देने के लिए हम किसी को कैसे माफ कर सकते हैं? इसे नहीं माफ किया जा सकता। अपने तो आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उन्हें यह तो नहीं समझने दिया जा सकता कि हम उनकी इस हरकत को पसंद करते हैं। हम अपनी पीठ तो उनके आगे नहीं कर सकते कि वे उस पर दूसरे लोगों को मारने के लिए अभ्यास करें। अंद्रेई की आंखों में जैसे शीतल ज्वाला धधक रही थी। वह दृढ़ निश्चय के भाव से अपना सिर झुकाए हुए बड़े विश्वास के साथ बोल रहा था, यदि किसी चीज से मुझे स्वयं हानि न पहुंचे, तब भी मुझे किसी गलती को माफ करने का अधिकार नहीं है। इस पृथ्वी पर मैं ही तो अकेला नहीं हूं। आज अगर कोई मुझे आघात पहुंचाए तो मुमकिन है मैं उसे हंसकर टाल दूं, क्योंकि संभव है कि उसका महत्व इतना न हो कि उसकी ओर ध्यान भी दिया जाए। पर मुझ पर अपनी ताकत आजमा चुकने के बाद संभव है कल वह किसी दूसरे को धौंस में लाने की कोशिश करे। हम हर आदमी को एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते। हमें बड़े शांत भाव से चुनना और पसंद करना पड़ता है। यह आदमी हमारे ढंग का है या नहीं है, यह बड़ी सुखकर बात नहीं है, क्यों है ना? लेकिन यह सच बात है। न जाने क्यों मां को सासा का विचार आया, और फिर उस अफसर का। बगैर छने हुए आटे से तुम कैसे रोटी की आशा कर सकते हो? मां ने आ भर कर कहा। यही तो सारी मुसीबत है, उक्रेनी ने जोर देकर कहा। हाँ, मां बोली। उसकी स्मृति में उसके पति का चित्र उभर आया, इतना भारी और इतना नीरस, जैसे कोई चट्टान जिस पर काई उगी हो। वह कल्पना करने लगी कि अगर उक्रेनी नताशा से ब्याह कर ले और पावेल सासा से तो कैसा रहे। पर ऐसा क्यों है? विषय के प्रति जोश में आकर उक्रेनी ने पूछा। उसे समझना तो बिल्कुल उतना ही आसान बात है जैसे अपनी नाक के अस्तित्व को देखना। इस सब का कारण यह है कि सब लोग एक ही स्तर पर नहीं हैं। हमें उन सबको एक स्तर पर लाना होगा। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से जितनी चीजों की कल्पना की है और अपने हाथों से जो कुछ बनाया है, उसे सब में बांटना होगा। हमें चाहिए कि हम लोगों को भय और ईर्ष्या का गुलाम, लोभ और मूर्खता का बंदी न बनाएं। इसके बाद उन दोनों के बीच इस तरह की बातें कई बार हुई। उक्रेनी को फैक्ट्री में फिर काम मिल गया और वह अपनी सारी मजदूरी लाकर मां को देने लगा। मां उससे यह पैसे उतनी ही आसानी से स्वीकार कर लेती थी जैसे पावेल से। कभी कभी अंद्रेई उससे कहता, मां, थोड़ा सा पढ़ोगी? और उसकी आंखें चमक उठती। मां हंस पड़ती और दृढ़तापूर्वक इनकार कर देती। अंद्रेई की आंखों की वह चमक उसे बुरी लगती थी। अगर तुम इसे ऐसी ही मजाक की बात समझते हो तो क्यों परेशान होते हो? वह अपने मन में सोचती। लेकिन अब वह अक्सर उससे किसी न किसी शब्द के अर्थ बताने को कहती, पर पूछते समय वह दूसरी तरफ देखती रहती और उसके स्वर से ऐसा प्रतीत होता कि जैसे उसे कोई दिलचस्पी न हो। आंद्रेई समझ गया था कि वह छुप छुप कर अपने आप पढ़ती है, और उसकी सब चुप्पी को समझकर उसने उससे पढ़ने को कहना बंद कर दिया। अंद्रेई, मेरी आंखें कमजोर होती जा रही हैं, मुझे ऐनक की जरूरत है। एक दिन मां ने उससे कहा। यह हुई काम की बात। उसने उत्तर दिया, इतवार को मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास शहर चलूंगा, वहां ऐनक ले लेंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मां उपन्यास के भाग 18 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के भाग 19 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। 3 बार वह पावेल से मिलने की इजाजत लेने गई और पके बालों, लाल लाल गालों और बहुत बड़ी नाक वाले बूढ़े राजनीतिक पुलिस जनरल ने 3 बार बड़ी नरमी से इनकार कर दिया। मां, तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा। हफ्ते भर बाद देखेंगे, अभी तो बिल्कुल नामुमकिन है।
वह बिल्कुल गोल मटोल था और उसे देखकर माँ को पके हुए आलू बुखारे की याद आ जाती थी, जिस पर बहुत दिन तक पड़े रहने के कारण फफूंदी जम गई हो। वह हर वक्त एक तेज पीली दतखुदनी से अपने दांत खोदता रहता था। उसकी छोटी छोटी कंजी आंखों में उदार मुस्कुराहट खेलती रहती थी और उसके स्वर में हमेशा शिष्टता और मित्रता का भाव रहता था। वह बहुत शिष्ट है, माँ ने उक्रेनी को बताया। हरदम मुस्कुराता रहता है। इसमें तो मुझे संदेह नहीं, उक्रेनी ने उत्तर दिया। नेक तो वे सभी होते हैं, बड़ी नरमी से पेश आना और मुस्कुराते रहना। उनसे कहा जाता है, यह आदमी बड़ा होशियार और ईमानदार है, बस जरा खतरनाक है। अगर बुरा न मानो तो इसे फांसी पर लटका देना। और वे मुस्कुराकर उसे फांसी पर लटका देते हैं और उसके बाद भी मुस्कुराते ही रहते हैं। जो हमारे घर की तलाशी लेने आया था वह तो ऐसा नहीं था, माँ ने कहा। सूरज से ही पाजी मालूम होता था। आदमी तो उनमें कोई भी नहीं होता, वे सब बस हथौड़े होते हैं जिन्हें सिर पर मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने होश खो बैठें। वे हमारे जैसे लोगों को छील छाल कर बराबर करने के औजार होते हैं ताकि हमें ज़्यादा आसानी से काबू में किया जा सके। उन्हें खुद छील छाल कर उनके हाकिमों के लिए सुविधाजनक रूप में ढाल दिया जाता है। वे बिना सोचे और बिना सवाल किए अपने हाकिमों की इच्छा पूरी कर देते हैं। आखिरकार माँ को पावेल से मिलने की इजाज़त मिल गई। एक दिन इतवार को उसने अपने आप को जेलखाने के दफ्तर के कोने में बड़े विनीत भाव से बैठा हुआ पाया। उस छोटी सी गंदी और नीची छत वाली कोठरी में और भी कई लोग कैदियों से मिलने की प्रतीक्षा में बैठे थे। स्पष्टतः वे यहाँ पहली बार नहीं आए थे, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते थे और वे बहुत चुपके चुपके पुरानी पीटी हुई बातें कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि ये बातें मकड़ी के जाले की तरह उनसे चिपक गई हैं। सुना तुमने? एक मोटी सी औरत ने कहा। उसके गाल लटक आए थे और उसकी गोद में एक सफारी थैला रखा हुआ था। आज बहुत सवेरे प्रार्थना के समय गिरजाघर की गान मंडली के नेता ने एक गाने वाले लड़के का कान फोड़ डाला। ये गाने वाले लड़के सब बदमाश हैं, एक अधेड़ उम्र के सज्जन ने, जो पेंशन याफ्ता अफसर की वर्दी पहने हुए था, अपना मत प्रकट किया। एक नाटे कद का गंजा आदमी, जिसकी टांगें छोटी छोटी, बाहें लंबी और ठोड़ी बाहर को निकली हुई थी, बौखलाया हुआ दफ्तर में इधर से उधर टहल रहा था और भर्राए हुए उत्तेजित स्वर में लगातार बके जा रहा था। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए तो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। घटिया किस्म का गोश्त 14 कोपेक पाउंड मिलता है और रोटी का दाम फिर 2.5 हो गया है। कभी कभी कैदी वहां आते थे। अपनी भूरी वर्दी और चमड़े के भारी जूतों में वे सब एक जैसे ही दिखाई देते थे। उस अंधेरे से कमरे में घुसते ही वे आंखें मिचमिचाने लगते थे। उनमें से एक के पैरों में तो बेड़ियां भी पड़ी थी। जेल के वातावरण में एक विचित्र शांति थी और हर काम बड़े ही सुगम ढंग से होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये सब लोग बहुत दिनों से इसके आदी हो चुके थे और उन्होंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया था। कुछ लोग बड़े धैर्य के साथ अपनी सजा काट रहे थे, कुछ लोग शिथिल भाव से पहरा दे रहे थे और कुछ दूसरे लोग शिथिल नियमितता के साथ बंदियों से मिलने आते थे। माँ का हृदय अधीर होकर कांप उठा। वह अपने चारों ओर की हर चीज को बड़े विस्मय से देख रही थी। उसे उस वातावरण की बोझिल सादगी पर आश्चर्य हो रहा था। उसके पास नाटे कद की एक बुढ़िया बैठी थी, जिसका चेहरा सूखा हुआ था पर आंखों में युवावस्था की चमक थी। वह अपनी पतली सी गर्दन घुमा घुमा कर सबकी बातें सुन रही थी और जब भी वह किसी को देखती, उसकी आंखों में एक स्फूर्ति में चमक आ जाती। तुम किससे मिलने आई हो? पेला गया निलोना ने धीरे से पूछा।
मेरा बेटा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बुढ़िया ने उच्च स्वर में उत्तर दिया। और तुम? मेरा भी बेटा है, मजदूर है। क्या नाम है? ब्लासो। कभी सुना नहीं उसके बारे में। बहुत दिन से है यहाँ, 7 हफ्ते होने को आए। ओह, मेरा बेटा तो कोई 10 महीने से है, बुढ़िया ने कहा। उसके स्वर में गर्व की झलक थी। हाँ हाँ, वह गंजा बूढ़ा बके जा रहा था। किसी को सब्र ही नहीं है। हर आदमी गुस्सा होता है, हर आदमी चिल्लाता है, और कीमतें बढ़ती जाती हैं, और इसी हिसाब से आदमी की कदर कम होती जाती है। मगर इस सबको रोकने के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अफसर ने कहा। अब तो हद हो गई है। अब तो किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो सख्त आवाज में इन्हें हुक्म दे कि यह बकवास बंद करे। इसी की जरूरत है, सख्ती से कहने की। सब लोग इस बातचीत में हिस्सा लेने लगे और बहस में गर्मी आ गई। हर आदमी जीवन के बारे में अपनी राय देने को उत्सुक था, पर वे सब दबी हुई आवाज में बोल रहे थे और माँ उनकी बातों से सहमत नहीं थी। घर पर बातें दूसरे ढंग की होती थीं, ज्यादा साफ, ज्यादा सीधी साधी और अधिक ऊंचे स्वर की। चौकोर लाल दाढ़ी वाले मोटे से जेलर ने उसका नाम पुकारा। सिर से पांव तक उसे देखा और मेरे साथ आओ कहकर लंगड़ाता हुआ बाहर चल दिया। चलते चलते माँ की इच्छा हुई कि पीछे से एक धक्का दें ताकि वह जल्दी जल्दी चले। पावेल एक छोटी सी कोठरी में खड़ा था। वह अपना हाथ बाहर निकाले मुस्कुरा रहा था। माँ ने धीरे से हंसकर उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी अपनी आंखें झपकाने लगी। सलाम सलाम, उसने कहा। उसे कुछ और कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। माँ, शांत हो जाओ, पावेल ने कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए उत्तर दिया। मैं शांत हूं, माँ है ना? जेलर ने आह भर कर कहा। हाँ, तुम लोग एक दूसरे से और जरा दूर खड़े हो, कुछ फासला छोड़कर, उसने कहा और जोर से जम्हाई ली। पावेल ने माँ से उसके स्वास्थ्य के बारे में और घर का हालचाल पूछा। माँ और प्रश्नों की आशा कर रही थी और इसी आशा से अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, पर उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। पावेल हमेशा की तरह गंभीर था। कुछ पीला जरूर पड़ गया था और ऐसा लगता था कि उसकी आंखें पहले से कुछ बड़ी हो गई हैं। सासा तुम्हें बहुत पूछती है, माँ ने कहा। पावेल की पलकें कांप गईं। उसके मुख पर कोमलता आ गई और वह मुस्कुरा दिया। माँ के हृदय में एक टीस सी उठी। क्या ये लोग तुम्हें जल्दी ही छोड़ देंगे? माँ ने व्यथा और झुंझलाहट के साथ पूछा। आखिर तुम्हें बंद क्यों रखा गया है? पर्चे तो फैक्ट्री में फिर बांटे गए। पावेल की आंखें चमक उठी। सच? उसने जल्दी से पूछा। इन सब चीजों के बारे में बातें करना मना है, जेलर ने अलसाए हुए स्वर में कहा। तुम लोग सिर्फ घरेलू बातें कर सकते हो। क्या यह घरेलू बात नहीं है? माँ ने प्रतिरोध किया। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसकी मनाही है, जेलर ने उदासीनता से उत्तर दिया। अच्छी बात है, बताओ घर का क्या हाल है? पावेल ने कहा। क्या किया तुमने इतने दिन में? अरे, मैं वह सब सामान लेकर फैक्ट्री जाती हूँ, माँ ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। कुछ देर रुककर उसने फिर मुस्कुराकर कहना आरंभ किया। बस गोभी का शोरबा, दाल, तुम तो जानते हो, वही चीजें जो मारिया पकाती है, और वही सब चीजें। पावेल समझ गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और हंसी दबाने के कारण उसकी मुखाकृति विचित्र सी हो गई। चलो अच्छा है, कुछ काम तो मिल गया तुम्हें, अकेले तो नहीं बैठना पड़ता है, पावेल ने बड़े प्यार से कहा। माँ ने उसे ऐसे स्वर में बोलते पहले कभी नहीं सुना था। जब पर्चे बटे तो उन्होंने मेरी भी तलाशी ली, माँ ने किंचित गर्व के साथ सूचना दी। फिर वही बात, जेलर ने नाराज होकर कहा। कह दिया मैंने, किसकी मनाही है? जेल में आदमी को इसलिए बंद किया जाता है कि उसे यह न मालूम होने पाए कि बाहर क्या हो रहा है, और तुम हो कि मानती ही नहीं। तुम्हें यह तो समझना ही चाहिए
कि किन किन बातों की मनाही है। रहने दो माँ, पावेल ने कहा। मतवेई इवानोविच बड़े नेक आदमी हैं, उन्हें नाराज करने से कोई फायदा नहीं। हम लोगों की बड़ी दोस्ती है। इत्तेफाक की बात है कि आज तुम्हारी भेंट के समय इनकी ड्यूटी है। आमतौर पर तो नायब जेलर होता है। वक्त हो गया है, जेलर ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, पावेल ने कहा। तुम फिक्र ना करना, मुझे जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। पावेल ने बड़े प्यार से माँ को गले लगाया और उसे चूम लिया। प्रसन्नता के मारे भाव विवल होकर माँ रोने लगी। बस चलो, जेलर ने कहा और उसे साथ लेकर बरामदे में आगे बढ़ा। रो नहीं, उसे छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। अब यहाँ बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। घर पहुंचकर माँ ने उक्रेनी को सब कुछ बताया। उसके मुख पर मुस्कान खेल रही थी और उसकी भौहें फड़क रही थीं। मैंने बड़ी तरकीब से उसे बता दिया। वह समझ गया, वह जरूर समझ गया होगा, माँ ने आ भर कर कहा। नहीं तो वह कभी इतना प्यार न दिखाता। उसने ऐसा आज तक कभी नहीं किया। तुम भी अजीब हो, उक्रेनी ने हंसकर कहा। लोगों को दुनिया भर की चीजों की जरूरत रहती है, मगर माँ प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहती। मगर अंद्रेई, उन लोगों को देखते तुम, माँ ने सहसा पुलकित स्वर में कहा। कितने आदी हो जाते हैं वे। उनके बच्चे उनसे छीनकर जेलों में बंद कर दिए जाते हैं और उनके व्यवहार से पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है। वहां आते हैं, बैठकर इंतजार करते हैं और खबरों पर चर्चा करते हैं। जब पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातों के आदी हो जाते हैं तो हम अनपढ़ लोगों से तुम क्या आशा करते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उक्रेनी ने अपने विशिष्ट व्यंग के भाव से उत्तर दिया। आखिरकार कानून की मार जितनी सख्त हम लोगों पर पड़ती है उतनी उन पर नहीं पड़ती, और फिर कानून हमारे मुकाबले में काम भी उन्हीं के ज्यादा आता है। इसलिए अगर कभी कभी उनके सिर पर भी कानून का एक आध बार हो जाता है तो वे नाक भौं सिकोड़ते हैं, पर ज्यादा नहीं। दूसरे के दंड के मुकाबले अपने डंडे की मार खाना ज्यादा आसान होता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 19 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, इस बेहतरीन उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ और अगला भाग सुनना न भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।